नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुमापन। देखिए, अनुमापन जो 11th व 12th का जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का पोर्शन है उसकी फर्स्ट इकाई यानी प्रथम इकाई है, ये है आपके अनुमापन। देखिए, अनुमापन का जो है वो 11 नंबर का पोर्शन है। यदि आप अनुमापन करके और सही तरीके से नोटबुक में लिख पाएँ तो आपको 11 नंबर इससे प्राप्त होते हैं। साथ में जब आपके मूलक वो है 8 नंबर के, सबसे अधिक नंबर देने वाली इकाई अनुमापन है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस इकाई को ढंग से देखिएगा। जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अनुमापन। देखिए, अनुमापन में कुछ वर्ड्स है, उनको आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अनुमाप्य या टाइटर। अनुमाप्य को मैं अज्ञात विलयन भी बोल सकता हूँ। अज्ञात विलयन। अनुमाप्य की परिभाषा की बात करूँ तो इसकी परिभाषा होगी आपकी वह विलयन जो अनुमापन की सहायता से ज्ञात किया जाता है, यानी जिसकी सांद्रता अनुमापन की सहायता से ज्ञात की जाती है उसे अपन बोलते हैं अनुमाप्य। दूसरा वर्ड है अनुमापक या टाइट्रेंट। अनुमापक की बात करूं तो इसको अपन ज्ञात विलयन भी बोल सकते हैं। ज्ञात विलयन यानी अनुमापक वह विलयन है जिसकी सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, यानी वह विलयन जिसकी सांद्रता पहले से ही ज्ञात होती हैं उसे अपन अनुमापक बोलते हैं। दूसरा है ज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता अपन को ज्ञात होती है उसे अपन ज्ञात विलयन बोलते हैं। अज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता अपन को ज्ञात नहीं होती है, अपन ज्ञात करते हैं, उसे अपन अज्ञात विलयन या अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है मानक विलयन या ज्ञात विलयन, एक ही में। मानक विलयन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता अपन को ज्ञात होती है उससे मानक विलयन भी बोल सकते हैं। मैं मानक विलयन बोलूँ, अनुमापक बोलूँ या ज्ञात विलयन बोलूँ, तीनों ही का मतलब एक ही है, लेकिन इनका वर्ड अलग अलग यानी टेक्निकल वर्ड यूज में ले सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इन वर्ड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है एक वर्ड आता है माध्यमिक विलयन या इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, जिसकी मैं बात करूं तो आपके 12th में ड्यू अनुमापन है, उनमें माध्यमिक विलयन का यूज किया जाता है। जब ज्ञात विलयन व अज्ञात विलयन के मध्य अभिक्रिया संभव न हो तो अपन एक तीसरा विलयन यूज लेते हैं जिसे बोलते हैं माध्यमिक विलयन, जिसे अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। उसके बाद में एक वर्ड आता है तुल्य बिंदु। जब अनुमाप्य व अनुमापक की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं अपन तुल्य बिंदु। वह बिंदु जब अनुमाप्य व अनुमापक की अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उसे अपन बोलते हैं तुल्य बिंदु। फिर एक वर्ड आता है अंतिम बिंदु। वह बिंदु जो रंग परिवर्तन के द्वारा अंतिम बिंदु की जानकारी देता है या रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है, उसे अपन बोलते हैं अंतिम बिंदु। तुल्य बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य केवल एक बूंद यानी एक बूंद का अंतर होता है। एक बूंद का अंतर होता है। तुल्य बिंदु अंतिम बिंदु से ठीक एक बूंद पहले की स्थिति है। यदि तुल्य बिंदु में अपन एक बूंद और मिला दें तो अपन को अंतिम बिंदु प्राप्त होता है। उसके बाद वर्ड आता है सूचक या इंडिकेटर। सूचक वह विलयन जो रंग परिवर्तन के द्वारा अपन को अभिक्रिया के पूर्णता की जानकारी देता है उसे अपन बोलते हैं सूचक। सूचक 3 प्रकार का होता है। स्वयं सूचक सेल्फ इंडिकेटर के रूप में अपन KMnO4 का यूज करते हैं। यदि KMnO4 है तो उसमें सूचक डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें KMnO4 स्वयं सूचक का कार्य करता है। दूसरा आंतरिक सूचक और तीसरा है पाई सूचक। आंतरिक सूचक मतलब अपन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर
कोई सूचक मिलाकर कार्य करते हैं। बाह्य सूचक यानी कोनिकल के यानी अपन विलयन के बाहर ही इसका सूचक मिलाकर अंतिम बिंदु का पता करते हैं। देखिए अनुमापन की बात मैं करूं तो अनुमापन एक विधि है। काय की विधि है? ये विधि है आपके सांद्रता को ज्ञात करने की। ये एक विधि है किसकी? सांद्रता को ज्ञात करने की। सांद्रता को ज्ञात करने की विधि है। यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। अनुमापन यानी जब ज्ञात विलयन की सहायता से, जब ज्ञात विलयन की सांद्रता की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधि अनुमापन कहलाती है। क्या है? जब किसी ज्ञात सॉल्यूशन या ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? आपके अनुमापन, या अपन इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। इसके बाद देखिए टाइट्रेशन के कुछ प्रकार होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्यतः अपन अनुमापन को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है एकल अनुमापन, एकल अनुमापन। इसमें देखिए एकल अनुमापन में अपन एक बार ही अनुमापन करते हैं, यानी एक बार ही रीडिंग निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एकल अनुमापन, जो कि 11वीं क्लास में आपके 11वीं क्लास के अंदर है एकल अनुमापन। जबकि द्वि अनुमापन जो कि 12वीं क्लास के अंदर है द्वि अनुमापन, यानी द्वि का मतलब हो गया दो, यानी दो बार आप यदि अनुमापन या दो बार आप रीडिंग निकालते हो तो उसे बोलते हैं द्वि अनुमापन। इसमें देखिए एक बार तो आपको ज्ञात व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन करवाना है और माध्यमिक विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना। दूसरी बार अज्ञात विलयन व ज्ञात विलयन के मध्य, अज्ञात विलयन व माध्यमिक विलयन के मध्य, दूसरी बार अज्ञात व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन करवाकर और अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ये हो गए आपके द्वि अनुमापन। लेकिन अनुमापन को अभिक्रिया के आधार पर, यानी उसकी रिएक्शन के आधार पर अपन चार भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए अनुमापन को अभिक्रिया के आधार पर प्रकार, ये होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया आपके अम्ल क्षार अनुमापन, अम्ल क्षार अनुमापन। दूसरा है आपके रेडॉक्स अनुमापन, जिसे बोलते हैं अपन अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। रेडॉक्स अनुमापन। तीसरा होता है संकुलमितीय अनुमापन, संकुलमितीय अनुमापन। और चौथा होता है आपके अवक्षेपण अनुमापन। अपन के 11वीं और 12वीं के अंदर रेडॉक्स अनुमापन तथा अम्ल क्षार अनुमापन, ये दो ही कोर्स में, आगे के दो कोर्स में नहीं है। केवल इनका नाम याद रखना है। अनुमापन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं अभिक्रिया के आधार पर। अम्ल क्षार अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन, संकुलमितीय अनुमापन तथा अवक्षेपण अनुमापन। इनकी मैं यदि उदाहरण की बात करूँ तो आपके हो सकता है NaOH तथा HCl। HCl एक अम्ल है जबकि NaOH एक क्षार है। इसकी मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो KMnO4 विथ ऑक्जेलिक अम्ल।
इसकी आप अभिक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। फिर अपन देखते हैं अम्ल सार अनुमापन को आगे 4 भागों में विभक्त किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। अम्ल सार अनुमापन को आगे 4 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए अम्ल सार अनुमापन को 4 आगे भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है आपके परबल अम्ल, परबल अम्ल, परबल क्षार, परबल सार अनुमापन। दूसरा है दुर्बल अम्ल, परबल सार। तीसरा है आपके परबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस यानी दुर्बल क्षार। और चौथा है आपके वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। ये हो गए आगे आपके किसके, अम्ल सार अनुमापन के 4 प्रकार। इनकी उदाहरण के लिए अपन परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल, इन सब के उदाहरण देख लेते हैं। अपन खुद सेट कर सकते हैं इनके उदाहरण। देखिए मैं परबल अम्ल की बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक तो HCl एक परबल अम्ल है, H2SO4 एक परबल अम्ल है, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक परबल अम्ल है। यदि मैं दुर्बल अम्ल की बात करूं तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि दुर्बल अम्ल होता है एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अपन लिख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। यदि मैं इसके आगे 2H2 लिख दूं तो ये होगा क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। यदि मैं, ये हो गए आपके दुर्बल अम्ल, क्या हो गए, दुर्बल अम्ल। यदि मैं परबल सार की बात करूं तो वो हो जाएंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। यदि दुर्बल क्षार की बात करूं तो उसके अंदर हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और अपन एक लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए इसकी प्रकृति तो, सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति तो दुर्बल सार ही होती है, लेकिन ये एक परबल अम्ल या परबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल से मिलकर बना होता है। यानी 2 अणु या 2 मोल NaOH और 1 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण करते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट, इसकी प्रकृति तो कैसी होगी आपके दुर्बल क्षारीय, लेकिन ये एक क्या है, लवण है। उसके बाद अपन देखते हैं, वापस एक बार देख लीजिए, अभिक्रिया के आधार पर जो आपके अनुमापन है वो है 4 प्रकार के। अम्ल सार अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन, संकुलमितीय अनुमापन, अक्षेपण अनुमापन। फिर अपन देखते हैं अम्ल सार अनुमापन। ये अम्ल सार अनुमापन को आगे 4 भागों में विभक्त किया गया है। परबल अम्ल, परबल सार अनुमापन, दुर्बल अम्ल, परबल सार अनुमापन, परबल अम्ल, दुर्बल सार अनुमापन, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार अनुमापन। अपन इनके उदाहरण देखते हैं तो परबल अम्ल के उदाहरण हो सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल को आपको याद रखना है। परबल सार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल सार के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम कार्बोनेट। जैसे आपको लिखना है दुर्बल अम्ल। देखिए दुर्बल अम्ल कौन सा है, एक तो ले लीजिए आप, कौन सा, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल एक तो हो जाएगा आपके ऑक्जेलिक अम्ल,
दुर्बल अम्ल, इसका लिख लेते हैं H2C2O4 प्लस परबल सार। परबल सार कौन सा है? NaOH। ये हो गए आपके उदाहरण। इस प्रकार आप किसी के भी उदाहरण सेट कर सकते हो। जैसे परबल सार मैं लिख लेता हूँ परबल अम्ल का। जैसे परबल अम्ल है आपके HCl और दुर्बल सार हो जाएगा आपके सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार आप उदाहरण को सेट कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं अनुमापन को लिखने का तरीका। उसमें कितने बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को आपको याद रखना है तथा उन बिंदुओं का पूरा वर्णन लिखोगे तो आपको 11 नंबर प्राप्त होंगे। सबसे पहला है आपके उद्देश्य। जो आपका क्वेश्चन होगा, यानी जो आपका प्रश्न दिया जाएगा या क्वेश्चन दिया जाएगा, वही आपका उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है सिद्धांत। तीसरा आप लिख सकते हो उपकरण। चौथा आप लिख सकते हो अभिक्रिया। पांचवा नंबर आपको लिखना है विधि, यानी अनुमापन की विधि। छठा आपको बनानी है परीक्षण सारणी। सातवां काम करना आपको गणना। और लास्ट 8वां है आपका परिणाम। यदि आप ये 8 बिंदु का पूरा वर्णन या उसको पूरा सही तरीके से लिख पाते हो तो अनुमापन आपको दिलवाएगा 11 नंबर। ठीक है। अब इसमें देखिए मेन तो है सिद्धांत। तो इसके अंदर कौन सा अनुमापन है, एकल अनुमापन है, द्विव अनुमापन है, या उसके क्रिया के आधार पर यानी अम्लसार अनुमापन है या रेडॉक्स अनुमापन है, वो आपको लिखना है। उपकरण के अंदर आप पिपेट, ब्यूरेट, जो भी अनुमापन में जो काम में आते हैं उन उपकरणों के नाम लिखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है आपकी अभिक्रिया। ये काफ़ी बड़ी अभिक्रिया हैं, इनको याद रखने के लिए तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस अभिक्रियाओं को अपन बना कैसे सकते हैं, उन के बारे में अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। यानी टाइटेशन की अभिक्रिया है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद विधि तो कोई नहीं, अपन कोई भी किताब देख के 2 बार 4 बार आप पढ़ोगे तो ये विधि किस प्रकार लिखनी है, वही काम जो आप ब्यूरेट और पिपेट के साथ करते हो, यानी रीडिंग कैसे निकालते हो, वही विधि लिखनी है। दूसरा आपको परीक्षण सारणी बनानी है। देखिए द्विव अनुमापन में 2 सारणी बनानी होती है, एक ज्ञात व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन की, दूसरी माध्यमिक विलयन व ज्ञात विलयन के मध्य अनुमापन। 2 बार आपको सुसंगत आयतन निकालना है और उसकी सहायता से अपन को गणना करनी है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके गणना का, जिसके अंदर आपको ग्राम प्रति लीटर में, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को ज्ञात करना पड़ सकता है, या आपको मोलरता के अंदर या आपको नॉर्मलता के अंदर सांद्रता को ज्ञात करना होता है। तो एक वीडियो तो अपन बनाएंगे अभिक्रिया के ऊपर और दूसरा बनाएंगे अपन गणना किस प्रकार करनी है उसके ऊपर। बाद में इसका परिणाम लिखना है। जो भी आपको सांद्रता ज्ञात होती है उसका वो आप इसमें लिखकर अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ये हो गया अनुमापन, यानी ये आप 8 बिंदु आप सही तरीके से नोटबुक में लिख पाए तो आपको ये अनुमापन 11 नंबर दिलवाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियो और आप देखेंगे और अपना जो 11 नंबर है वो सुनिश्चित करेंगे। आप सबको धन्यवाद मेरा जो वीडियो देखने के लिए। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कोई काम आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।